और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए और मूल निवासी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर बैठकर हम समाज पर चिंतन करने लायक हुए हैं, तो उनको नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि साथियों, और एक बात कि ये जो कार्तिक उरांव मेमोरियल उच्च विद्यालय है और उनके जो प्रबंधक कमेटी है और उनके जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, उसके लिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, अभी ये विद्यार्थियों का राष्ट्रव्यापी संगठन है और यह राज्य अधिवेशन केवल आपके झारखंड में नहीं हो रहा है, बल्कि भारत के 22 राज्यों में ये राज्य अधिवेशन चल रहे हैं। यानी भारत में SC, ST, OBC माइनॉरिटी का एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और इसके सहयोगी संगठन है। क्योंकि बामसेफ ने कर्मचारियों का संगठन जरूर खड़ा किया, लेकिन कर्मचारियों के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में विद्यार्थियों का, युवाओं का, डॉक्टर लोगों का, इंजीनियर लोगों का, प्रोफेसर लोगों का, मजदूरों का, ऐसे 91 जो है आउटपुट विंग निर्माण किए हैं, जिसमें से विद्यार्थियों का संगठन भी एक संगठन है। तो इस तरीके से भारत के अंदर जो हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, कौन सी व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं? आज हमारे लोग मास्टर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रोफेसर हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी नीच चाहिए। उनको नीच ही माना जाता है। कभी उनको मंदिर में जाने से रोका जाता है, तो कभी उनकी कुर्सी धुलवाई जाती है, और कभी हमारा विद्यार्थी अगर स्कूल में मटके से पानी पी लेता है तो उसको पीट कर मार दिया जाता है। तो ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, ये इस देश के अंदर लगातार जहर की तरफ फैल रही है, और ये अपने आप नहीं फैल रही है, ये अपने आप नहीं फैल रही है। इस देश में, इस देश की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता, वर्तमान में जो लोग आज रिसर्च कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने 5000 साल पहले ही वो करके छोड़ दिया। इतने हमारे लोग विद्वान लोग थे, लेकिन इस देश में जब बाहर आक्रमणकारी आए तो उन्होंने यहां पर आने के बाद अब हमें शिक्षा से वंचित करने कानून बनाया, कानून बनाया, केवल कहा नहीं, कानून बनाया। क्या? तुमको शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, तुमको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, तुमको शस्त्र रखने का अधिकार नहीं होगा। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि ये शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र क्या होता है? क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो तर्क करता है क्या सही है, क्या गलत है, फिर वो तर्क करता है, फिर वो निर्णय करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमारा हित होगा और क्या करने से हमारा हित होगा, क्या करने से हमारा समाज आगे बढ़ेगा और क्या करने से हमारा समाज पीछे जाएगा। और जब वो निर्णय करता है तो निर्णय करने वाला व्यक्ति भविष्य का शासक होता है। यदि आप कंफ्यूज हो, जिंदगी में अगर शासक बनना चाहते हो, तो शासक बनने का सबसे पहला गुण है कि आपके अंदर निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। तो शिक्षा से निर्णय करने की क्षमता का विकास होता है और निर्णय करने वाला व्यक्ति भविष्य का शासक होता है। यानी शिक्षा शासक बनाती है। इसलिए उन्होंने क्या कानून बनाया? आपको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। शस्त्र क्या होता है? जिस व्यक्ति के हाथ में, जिस समाज के पास में शस्त्र का अधिकार होता है, वो शस्त्र जब तक उसके पास होता है, वो मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ जीता है, वो गुलामी स्वीकार नहीं करता है। संपत्ति भी जिसके पास होती है, तो संपत्ति के आधार पर भी वो मान, सम्मान, स्वाभिमान से जीता है, गुलामी स्वीकार नहीं करता है। यानी ये जो शिक्षा है, ये जो संपत्ति है, ये जो शस्त्र है, ये हमें मान, सम्मान, स्वाभिमान और आजादी से जीने का एक माध्यम है। लेकिन उन लोगों ने क्या कहा? उनको मालूम था कि इनके पास ये अधिकार है, ये आज शासक बने हुए हैं, अगर इन्हें वंचित करना है, गुलाम बनाना है, तो इनका अधिकार खत्म कर दो। तो उन्होंने हमारा अधिकार खत्म किया और लगातार इसके लिए प्राचीन काल में हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी। और यही लड़ाई जब मध्यकाल में आई तो 1848 से ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, लगातार 108 साल तक ये संघर्ष हुआ कि हमको भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, हमको भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं 99% पढ़े लिखे लोग हैं। आप पैदा हुए, बड़े हुए, आपको स्कूल में एडमिशन मिला, कौन सी लड़ाई लड़ी आपने? कौन सी लड़ाई लड़ी? आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। और जब आप स्कूल में गए, आपको एडमिशन मिल गया, और जब आपने थोड़े पढ़े हो गए तो कंपटीशन में अवसर मिला, कंपटीशन क्वालिफाई किए, आपको नौकरी मिल गई। यानी ये जो क्या हुआ, ये 26 जनवरी 1950 को
108 साल के संघर्ष के बाद ये जो 26 जनवरी 1950 को हमें भारत के संविधान में अधिकार मिला पढ़ने लिखने का, और उस अधिकार के वजह से भारत में 3 वर्ग का निर्माण हुआ, नेता वर्ग, कर्मचारी वर्ग और विद्यार्थी वर्ग। वर्तमान में क्या हालात है? आज हमारे समाज में रिजर्व सीट से 1050 विधायक 131 मेंबर पार्लियामेंट में गए हुए हैं, और क्या हो रहा है? समाज के साथ जुल्म और अन्याय बढ़ रहा है, पर कोई भी विधायक मुंह नहीं खोल रहा है, कोई भी विधायक मुंह नहीं खोल रहा है। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर से पत्रकारों ने पूछा, ये रिजर्व सीट से चुनकर आने वाले लोग क्या है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये महज अपने पार्टी के राष्ट्रीय ध्वजों का तलवा चाटने वाले पालतू कुत्ते हैं। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ये रिजर्व सीट से चुनकर आने वाले ये पालतू कुत्ते हैं। कुत्ता भी कहा और उसको 2 तरह का बताया। कुत्ता भी 2 तरह का होता है, एक दूध हिलाने वाला और एक केवल बाली का तलवा चाटता है और दूध हिलाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ये तलवा चाटने वाले और पालतू कुत्ते हैं। तो कोई भी हमारी आवाज नहीं लड़ रहा है। भारत में जो कर्मचारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग निर्माण हुआ, आज हालात क्या हो गए? डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन महापुरुषों ने कहा कि 26 जनवरी 1950 से पहले तुम किसी लायक नहीं थे, तुमको कोई नहीं पूछता था, और 108 साल के महापुरुषों के आंदोलन के बदौलत ये जो संविधान में अधिकार दे रहे हैं, तुम पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे और तुमको अधिकार मिलेगा, कुर्सी मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो अब क्या करना? जब तुम लायक हो जाना तो अपने बुद्धि का, अपने पैसे का, अपने समय का, अपने श्रम का, अपने हुनर का 5% समाज को लगाना। क्या करना? 5% समाज को लगाना। इससे क्या होगा? जब 5% समाज को लगाओगे तो जिस कुर्सी तक तुम बैठ गए हो, जिस कुर्सी तक तुम पहुंच गए हो, वो अधिकार तुम्हारा बचा रहेगा, और जो अधिकार अभी नहीं मिले हैं संविधान में, उसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। तो हमारे कर्मचारी लोगों ने क्या किया? ये जो 5% समाज का, कौन से समाज का? शेड्यूल कास्ट की संख्या 7.5%, तो उसके कर्मचारी बनते हैं 7.5%। आदिवासी की संख्या 15%, तो उनको मौका मिला 15% में जाने का। इसी तरीके से ओबीसी को 27%, तो उनको ओबीसी के नाम पर जाने का अवसर मिल रहा है। यानी ये पूरे समाज का, जो आज जंगलों से बंगलों में चला गया उसका भी गिनती, और जो आज रोड पर बैठा हुआ है, भीख मांग रहा है, झोपड़ी में है, आधी तूफान बारिश का शिकार हो रहा है, उसकी भी गिनती। जब इन सभी समाज की गिनती हुई तो उसको हिस्सा मिला 7.5%, शेड्यूल कास्ट को, आदिवासी को, शेड्यूल कास्ट को 15%, आदिवासी को 7.5%। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लोगों ने अगर किया होता, जिस अनुपात में वो व्यवस्था में गए, अगर उन्होंने कीमत चुकाई होती और पे बैक किया होता। कौन सा पे बैक? समाज की वजह से तुमने अधिकार लिया, समाज की वजह से 26 जनवरी 1950 के पहले तुम्हारे तन पर कपड़े नहीं थे, 1 रुपए का सैलरी नहीं था, 1 रुपए का तुम व्यवसाय नहीं कर सकते थे, रोजी रोजगार नहीं कर सकते थे, और ये अधिकार समाज की वजह से मिला। समाज का अधिकार लेकर तुम आज सूट बूट टाई में घूम रहे हो और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, इसमें समाज का हिस्सा शामिल है, और तुमको 5% केवल समाज के लोगों को देने के लिए कहा गया था। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो आज हमारे बच्चे स्कूलों में मर रहे हैं, उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, उत्पीड़न हो रही है। तो ये केवल अपने आप नहीं हो रही है, इस देश के अंदर ब्राह्मणों ने जो आरएसएसवादी संगठन बनाया और ब्राह्मणों ने पॉलिसी बनाई, भारत के संविधान में इनको अधिकार मिल चुका है। अगर इसी तरीके से अधिकार इनको मिलता रहा तो ये आगे निकल जाएंगे और हम बहुत पीछे हो जाएंगे। हमारी संख्या केवल 3.5% है, ये 85% है, और ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऐसी सभाएं करेंगे, चिंतन करेंगे, फिर इकट्ठा होंगे, ताकत बनेगी, ताकतवर हो जाएंगे। और अगर ये ताकतवर हो गए तो फिर हम इनके साथ अन्याय कैसे करेंगे, फिर इनके साथ जुल्म कैसे करेंगे? तो उन्होंने व्यवस्था बनाई, मिड डे मील लागू करो, मिड डे मील लागू करो। अभी इनको केवल खिचड़ी खिलाओ, पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल क्यों खोला? और क्या कहता है? 4 बार उसमें परीक्षा होगी महीने में। सरकारी स्कूल में 8वीं तक धक्का मार पास, यानी हमारा मेरिट खत्म कर रहा है। और फिर क्या बोलता है? ये तो मेरिटलेस लोग हैं, ये तो बैसाखी से आए हुए लोग हैं, तुम ही हमारी मेरिट खत्म कर रहे हो और तुम ही हमको बैसाखी वाला बोल रहे हो। तो इस तरीके से हमारी शिक्षा खत्म करने का काम चल रहा है। और क्या हुआ? हमारे पास जो भी नौकरी का अवसर था, आज जो डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, वो भी अपने बेटे और बेटी को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना पा रहा है। अनपढ़ लोगों ने आंदोलन चलाया और आंदोलन चला के उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, और आज जब डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर हो गए तो उन्होंने अपने बच्चों को कहां छोड़ दिया? आज वो सुसाइड कर रहे हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग पे उठाकर आंकड़े देख लो, हर साल
उसमें पढ़ने वाले SC ST OBC के विद्यार्थी, ऐसा कोई साल नहीं जाता है जिस साल में वहां पर सुसाइड नहीं करते हो। यानी अनपढ़ लोगों ने तुमको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाया और तुमने 5% जो पे बैक की चोरी की, और वो अगर चोरी नहीं किए होते तो आज तुम्हारे बच्चे सुसाइड नहीं करते। तो ये हालात और परिस्थितियां जो पैदा हुई है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों को धोखेबाज कहा। ये पढ़े लिखे लोगों ने अगर समाज का काम किया होता, समाज को पे बैक किया होता अपनी बुद्धि, पैसा, समय, श्रम, हुनर का, तो आज समाज जिस हाशिए पर है वो समाज हाशिए पर नहीं होता। आज हालात इतने बदतर हो गए हैं कि जिस तरीके से देश में घटनाएं बढ़ रही है, वो कह रहे हैं कि अभी देश का संविधान चलने नहीं देंगे, अभी इस देश में मनुस्मृति लागू करेंगे। 9 अगस्त को जंतर मंतर पर भारत की संविधान की प्रतियां जलाई गई, खुल्लम खुल्ला पूरे देश में ब्राह्मणों ने चैलेंज किया, तुम्हारे संविधान को तुम्हारे आंखों के सामने जला रहे हैं और इसे खत्म करेंगे। कितने हमारे लोगों ने उसका विरोध किया, कितनी पॉलिटिकल पार्टियां उतर कर आई। तो मैं कहना चाहता हूं, इस देश में जो हालात और परिस्थितियां पैदा हो गई है, अभी आपको इस आग सामने आना होगा, वरना इस देश के अंदर SC ST OBC कहते हैं हिंदू है, एक तरफ हमको हिंदू भी कहते हैं, और जब हमारा बच्चा पानी पी लेता है, मंदिर में मटके से पानी पी लेता है, तो उसको मारकर उसका सर भी फोड़ देते हैं। काहे का हिंदू हो? अगर हम आदिवासी हैं तो हमारे मुंह पर पेशाब करता है, काहे का हिंदू हो? एक तरफ हमको हिंदू भी कहते हो और दूसरी तरफ हमारे साथ जुल्म और अन्याय भी करते हो। तो साथियों, हम हिंदू नहीं हैं, भारत के संविधान के अनुसार हम हिंदू नहीं हैं। हम अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति के हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, OBC हैं, लेकिन हिंदू नहीं है। भारत के संविधान में हमको जो भी अधिकार मिला हुआ है वो SC ST OBC के आधार पर मिला हुआ है। आप अनुसूचित जाति के नाम पर संगठन बनाओ, उसके मालिक आप बनोगे। आदिवासी के नाम पर संगठन बनाओ, उसके मालिक आप बनोगे। OBC के नाम पर संगठन बनाओ, उसके मालिक आप बनोगे। लेकिन जैसे ही आप हिंदू के नाम पर कोई भी संगठन बनाओगे या कोई भी आंदोलन चलाओगे, उसका मालिक ब्राह्मण होता है। तो मैं कहना चाहता हूं, बातें बहुत सी है, लेकिन आज के इस अवसर पर ये जो सवाल है कि देश में 83% लोग बेरोजगार हैं, 83% युवा बेरोजगार है, ये जो हालात पैदा हुआ है, ये कहीं न कहीं इसके लिए हम जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार है। इसलिए हम सबको, हम जिस लायक हुए हैं, हमें अपना बुद्धि, पैसा, समय, हुनर, श्रम लगाकर ये जो फूले साहू अम्बेडकर मिशन का आंदोलन चल रहा है, इस मिशन को आगे बढ़ाना होगा और गांव-गांव तक लेके जाना होगा। अभी हम लोग पूरे देश में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में चुनाव से परिवर्तन नहीं होगा। चुनाव से आप नेता बदल सकते हो, आप पार्टी बदल सकते हो, आप सत्ता बदल सकते हो, लेकिन व्यवस्था बरकरार है। पिछले 70-75 साल से हमारे लोग हर 5 साल पर वोट देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी इस देश के अंदर वामसेप या वामसेप के द्वारा जितने भी सहयोगी संगठन है, उनका एक ही उद्देश्य है कि इस देश में अभी जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में अभी हम भारत के 32 राज्यों में हैं, 670 जिलों में हैं, 4000 तहसीलों में हैं, 2.5 लाख गांवों तक पहुंच चुके हैं। अभी आने वाले 2030 तक 6 लाख गांवों तक जाएंगे और इसी तरीके से हर ऑफशूट विंग को तैयार करेंगे और एक गांव में कम से कम 50, अधिकतम 250 लोग, बस इतना ही चाहिए। कम से कम 50, अधिकतम 250 लोग, 6 लाख गांवों तक जाएंगे। 6 लाख गांव इंटू 50 होता है 3 करोड़, 6 लाख इंटू 250 होता है 15 करोड़, और 3 से 15 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारेंगे। और इस देश में गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा किया है, अंग्रेजों ने जमीन पर कब्जा किया है, सारी नौकरियों पर कब्जा किया है। और अंग्रेज कौन है? अंग्रेज विदेशी हैं। तो अभी सबूत आ चुके हैं। क्या सबूत आ चुके हैं? DNA ने प्रमाणित कर दिया है। इन लोगों ने खुद लिख कर रखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें लिखा मैं भारत का पहला विदेशी प्रधानमंत्री हूँ। राहुल साकित्यायन, जिसका असली नाम केदारनाथ पांडे है, उसने लिखा बोलगाटू गंगा, उसमें लिखा हम बाहर से आए हुए लोग हैं। बाल गंगाधर तिलक, आर्कटिक होमिंग विदात, उसमें लिखा हम उत्तरी ध्रुव बाहर से आए हुए लोग हैं। यानी ऐसे 10 सबूत है। उसके बाद भी अभी विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया। राखी गढ़ी हरियाणा में नरकंकाल मिला, खुदाई हुई, जब उसका DNA टेस्ट हुआ तो DNA रिपोर्ट आया कि इस देश में 5000 साल तक इस देश में ब्राह्मण नहीं आए हुए थे और ये बाद में आए हुए हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, उनका DNA इनके DNA से मैच नहीं करता। तो भारत में SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लिंगायत है, जैन है, बुद्धिस्ट है, सरना है, ये भले ही अलग अलग धर्म में है, लेकिन ये सभी लोग का DNA एक है और भारत के मूल निवासी है। इतना ही नहीं, SC ST OBC माइनॉरिटी घरों में जो महिलाएं हैं और यहाँ तक कि ब्राह्मणों के घरों में भी जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं का माइटोकॉन्ड्रियल DNA एक है। यानी भारत के अंदर केवल पुरुष वर्ग ब्राह्मण ही
3.5% जो संख्या उसकी है वो बाहर से आया हुआ है, विदेशी है। तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज जल जंगल जमीन पे कब्जा किए हैं, अगर जब तक अंग्रेज रहेंगे हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें अधिकार नहीं मिलेगा। तो आज हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है। अगर हमारे किसी के साथ अन्याय होता है तो हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है। मैं घटना बताना चाहता हूँ, रांची में ही एक विद्यालय था, उस विद्यालय में एक ब्राह्मण शिक्षक था, वो आदिवासी बच्चियों के साथ डेली अश्लील हरकत करता था। कोई मुंह नहीं खोल रहा था, लेकिन एक बच्ची ने हिम्मत किया और उसकी सच्चाई बताई। तो हमारे बसंत उरांव भारत मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता है, उसके बगल का वो व्यक्ति था, उसने वो बात उसको बताई। मैंने फोन पर कहा तैयारी करो, उसकी एफआईआर होनी चाहिए और उस ब्राह्मण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। संगठन ने पूरी ताकत लगाई और जब वह धरना प्रदर्शन किया वैसे उसने सुनवाई नहीं की, और जब हमने 200, 300, 400 लोगों को इकट्ठा किया तो उसकी एफआईआर दर्ज हुई। अभी वो जेल के सलाखों के पीछे है। तो मैं कहना चाहता हूँ इस देश के अंदर ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था है इसको कोई और नहीं, इस देश में आरएसएस और ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। तो अभी ब्राह्मण विदेशी है, ये डीएनए के आधार पर सबूत आ चुका है। तो आने वाले समय में हम तैयारी कर रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि भारत का संविधान कहता है जिसकी जितनी संख्या है उसके संख्या के अनुपात में उसको हिस्सा मिलना चाहिए। अगर हिस्सेदारी तुम दे देते हो तो हमारा तुमसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर तुम संविधान के विरोध में जाकर और हमारा हिस्सा भी कब्जा किए हो, न्यायपालिका में 99% जज उनके लोग हैं, विधायिका में कांग्रेस गठबंधन या बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है तो हमारे अधिकार छीने जाते हैं, बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती है तो हमारे अधिकार छीने जाते हैं। यानी सरकार इन दोनों की ही बनती है। और हमारे लोग भी क्या करते हैं, चुनाव के पहले कहते हैं हम कांग्रेस बीजेपी के विरोध में हैं, और जैसे चुनाव खत्म होता है बिना मांगे समर्थन देते हैं। तो अगर तुम हमारा बिना मांगे समर्थन लेकर उनको बेचने का काम करते हो तो तुम दलाली करने का काम कर रहे हो, हमारी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हो। तो विधायिका पर भी उनका कब्जा है। तीसरा पिलर है मीडिया, मीडिया में उनका 100% कब्जा है। कार्यपालिका में 79.86%, क्लास 1 के जितने भी अधिकारी हैं सारे के सारे उनका कब्जा किया हुआ है। तो साथियों कोई भी कब्जा नाजायज होता है, अभी इन्होंने कब्जा किया हुआ है। हम हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। भारत में ओबीसी की जाति जनगणना को लेकर लड़ाई चल रही है, हम गिनती ओबीसी करना चाहते हैं तो ब्राह्मण कह रहे नहीं गिनती नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? उनको मालूम है कि अगर ओबीसी की जाति जनगणना हो गई और सभी जाति गिनती हुई तो जैसे ही गिनती के आंकड़े आएंगे, जिनकी आंखें बंद है, जिनका दिमाग बंद है धर्म के नाम पर, उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। अरे हमने आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां हमने दी, अपने मांग का सिंदूर हमने पोंछा, अपना मंगलसूत्र हमने गवाया और हमने अपने भाई को कुर्बान किया, अपने बाप को कुर्बान किया, लेकिन उसका अधिकार हमें नहीं मिला। ये तो सारा फायदा ये ब्राह्मण लेकर बैठे हुए हैं। ये सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मणों की सच्चाई सामने आनी चाहिए, इसलिए वो धर्म के नाम पर हमको आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने भी कब्जा किया हुआ है और हम भी कहते हैं कि तुमने भी कब्जा किया हुआ है, हमारे अधिकारों को छीन रहे हो और तुम भी विदेशी हो, तुम भी विदेशी हो। तो आने वाले समय में हम भी लड़ाई लड़ सकते हैं। लड़ना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, लेकिन तुम हमें मजबूर करोगे तो हम भी कह सकते हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। ये लड़ाई हम आने वाले समय में भविष्य में लड़ने का काम करेंगे, इसके लिए आप लोग साथ सहयोग करोगे। साथियों बातें बहुत सी है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बातें हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हम लोग के बीच में उड़ीसा से चलकर आए हुए हैं, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो अपनी बातें विस्तार से बताएंगे। मैं बस इतनी बातों के साथ कि आप यहाँ से जाना तो संकल्प लेकर जाना। क्या संकल्प लेकर जाना? हमें दो ही काम करना है। डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थियों को कहते थे कि हमें दो ही काम करनी चाहिए, एक हमको अपने सिलेबस में पढ़ाई करनी चाहिए और जो सिलेबस हमारा है वो सिलेबस का वर्ल्ड लेवल का इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। क्या बोले डॉक्टर अंबेडकर? केवल इंडिया लेवल की नहीं, हमारे सिलेबस का हमको वर्ल्ड लेवल का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा, पढ़ाई के बाद जो भी समय बचता है वो समय हम लोग सामाजिक आंदोलन के लिए लगाएंगे, सामाजिक आंदोलन के लिए लगाएंगे। तो आप यहां से संकल्प लेकर जाना कि अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे और दूसरा अपने महापुरुषों के जो मिशन और मकसद के लिए लड़ाई भी करेंगे, तभी हमारा भविष्य बचने वाला है। तो आने वाले समय में ये भविष्य में जो संकट है उस संकट को खत्म करने के लिए आप सभी लोग साथ सहयोग करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। जोहार, जय मूल्यवासी।